बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। राष्ट्र संवाहक मंच एक छोटा सा मंच हम लोगों ने तैयार किया हुआ है, जहाँ पे हमारी भारतीय विचारधारा से ओतप्रोत लोगों को हम बुलाते हैं और ऐसे लोगों को हम बुलाते हैं जिनका किसी न किसी विषय में एक विशेष कमांड रहता है और उन्होंने उसमें शोध किया होता है। इससे पहले जो समाजशास्त्र की पढ़ाई करके श्री राकेश जी ने वामपंथ का कैसे भारतीय सनातन पे आतंक मचा हुआ है और कैसे जिहाद चलाया हुआ है, इस पे एक बड़ा लंबा सा बौद्धिक चला था 1-1.5 घंटे का। उसको आप अभी जल्दी से उसको YouTube पे अपलोड किया जाएगा। और फिर आज उसी की साप्ताहिक बौद्धिक श्रृंखला में आज हमने आमंत्रित किया हुआ है श्री विजय कुमार मिश्र जी को। आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में गांधीयन थॉट के शोधार्थी हैं। आपने गांधी जी के ऊपर काफ़ी सारे लेख लिखे हुए हैं, काफ़ी सारे रिसर्च पेपर पब्लिश किए हुए हैं, जो कि भारतीय विचार में, भारतीय जो जनमानस के अंदर एक गांधी जी को लेकर नकारात्मक जो प्रभाव है उसके ऊपर भी आज आप प्रकाश डालेंगे। और जो वीर सावरकर जी के ऊपर जो आपका विशेष अध्ययन रहा है और जो कैसे वामपंथियों के द्वारा वीर सावरकर जी की वीरता के ऊपर कैसे लांछन लगाया जाता है, इसके ऊपर भी पहले भी काफ़ी बार मैं आपसे पूछ चुका हूं, लेकिन सार्वजनिक स्थान पे आपसे कभी ऐसे बात हो नहीं पाई जो कि बाकी लोगों को जो पता चलना चाहिए था। तो आप अभी फ़िलहाल पे शोध एक हमारा जो भारतीय वैचारिक मंच है शोध करके, उसमें गुजरात प्रांत के संयोजक के तौर पर भी आप कार्य कर रहे हैं और आप अपना दायित्व निभा रहे हैं। इससे पहले गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष रहे हैं और आपके ही नेतृत्व में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद CUG इकाई को बहुत बड़ी सफलताएं भी मिली हुई हैं कि हम कहीं पे हारे नहीं। आज तक भी आप ऐसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनकी बदौलत से केंद्रीय विश्वविद्यालय गुजरात में जो परिषद है वो अपनी जड़ें जमाए हुए है, अपनी विचारों को अभी भी जीवित रखे हुए है। बाकी आपने जो योगदान दिया है उसको हमें कम नहीं आंकना चाहिए और आंक नहीं सकते, सीधी सी बात तो यही है। तो मैं अभी आपसे अनुरोध करूंगा कि वीर सावरकर जी और फिर गांधी जी के ऊपर आप अपने विचारों को रखें जो कि तथ्यात्मक होते हैं और जो हमें समझ में आने चाहिए और एक्चुअल में जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। तो मैं आपको पिन कर रहा हूँ, पिन करने के बाद आपकी बारी रहेगी। ठीक है, आप बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्र संवाहक मंच के द्वारा आयोजित आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। विषय है स्वतंत्र वीर सावरकर और गांधी। तो सभी को पता है कि किस तरह से दोनों को अलग अलग प्रोजेक्ट किया जाता है। ऐसे लगता है जैसे कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे, परंतु मैं अपने इस वक्तव्य में ऐसे तथ्यों को रखूंगा कैसे दोनों में समानताएं थी, दोनों का लक्ष्य एक था, थोड़े अंतर सभी में थे, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे सभी के बीच का जो कार्य पद्धति था उसमें थोड़ा अंतर था, लेकिन उद्देश्य सबका एक ही था, देश को ऊंचाई पे ले जाना है। राष्ट्र पुनर्निर्माण की संकल्पना सबके अंदर जो वैभवशाली भारत था वो वैभवशाली भारत की तरफ जाने का संकल्प सबका था। इसके लिए ही सब कुछ काम कर रहे थे। गांधी जी की बात करें तो वो स्वतंत्रता संग्राम की जो लड़ाई लड़ रहे थे अहिंसा की बात करें, अहिंसा के साथ साथ में तो उनकी अहिंसा कायरों वाली अहिंसा नहीं। जैसे जनरली एक लोग मान लेते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते तो अहिंसात्मक रास्ता अपना लेंगे। गांधी का एक स्टेटमेंट है जिसको कहते हैं कि डर से अच्छा है, कायरता से अच्छा है हिंसा करना। इसके अलावा गांधी जी की सबसे बड़ी जो खासियत रही वो जो भारतीय परंपरा रही है संघवाद, हमेशा से भारत में संघवाद की परंपरा रही है, उस परंपरा को उन्होंने रखा और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसी भी जो कोई भी स्वतंत्रता सेनानी हो तो वे जो आपस में पत्र व्यवहार होता था। कई सारे ऐसे मौके हैं जिसमें थोड़ा बहुत मैं कोशिश करूँगा कि उसमें बात कर सकूँ, लेकिन उसमें बहुत कई सारी चीज़ें ऐसे जो रह जाएगी कि जिस तरह से जो भी सावरकर को के नाम पे नाम आते हैं, जिस तरह से एक अपने यहाँ एक ऐसा विचारधारा है जो तुरंत खड़ा हो जाता है कि वो वीर नहीं थे,
उनके ऊपर अलग अलग तरह के आरोप लगाने शुरू कर देते हैं। परंतु जो लोग ये आरोप लगाते हैं उनके इतिहास से बात करें तो उससे पूरी सीरीज चल सकती है, लेकिन थोड़ा मैं रखूंगा 2-4 चीज़ों को। जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1942 जो भारत छोड़ो आंदोलन इंडिया मूवमेंट था, अपने पीक पे था, और गांधी जी को तब सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तब एक ही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के महासचिव को चिट्ठी लिखनी पड़ी कि तुम अंग्रेजों का साथ क्यों दे रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे और भी तथ्य हैं जो, लेकिन ऐसी नौबत कभी भी गांधी जी को नहीं आई। उन्होंने कभी संघ के लिए कुछ ऐसा लिखा हो, कभी उन्होंने वीर सावरकर के लिए लिखा हो। वीर सावरकर के लिए उन्होंने क्या क्या लिखा है वो मैं थोड़ा बताऊंगा, लेकिन थोड़ा पहले वीर सावरकर जी के बारे में बताइए। वीर सावरकर जी का जन्म 1883 में हुआ था। वो उसके कार्य पद्धति के ऊपर बात करें तो वो विकेंद्रित व्यवस्था के पक्षधर थे, स्वदेशी के पक्षधर थे, जाति व्यवस्था को दूर करने के पक्षधर थे। इस विषय को लेके गांधी भी इसी विषयों को लेकर काम कर रहे थे। जाति व्यवस्था वाले विषय पर गांधी और सावरकर के विचार पर एक थे, परंतु दोनों ने गतिविधियों को आगे बढ़ाकर जो कंस्ट्रक्टिव वर्क उसको बढ़ाकर इसको देश में के लोगों में जागृत किया है, ऐसा एक प्रयास दोनों का था। इसके लिए तो सावरकर जी काला पानी की वजह से बाहर निकलते हैं तो रत्नागिरी में वो इसके लिए मुहिम चलाते हैं, थोड़ा डिटेल में बताएंगे इसके ऊपर। और जो लोग ये कलंकित करने वाले वो सिर्फ सावरकर को ही कलंकित नहीं करते। आज भले वो एक वोट बैंक देख के बाबा साहब अम्बेडकर को भी अपनाने की बात कर रहे हो, उस बात वो तो भी, पर इन लोगों के बारे में उन्होंने कैसे विचार रखे हैं वो भी जग जाहिर है कि कैसे सुभाष चंद्र बोस के लिए ऐसा रनिंग वक्त को जो ऐसा रखा गया। बाबा साहब अम्बेडकर को ने भी बाबा साहब अम्बेडकर इनको ऐसे पहचानते थे कि उन्होंने हमेशा ऐसा ही वामपंथियों से दूर रहने की हमेशा बात की। आज उनको मानने वाले लोग अलग अलग हैं। एक और बात है थोड़ा जिससे हट से थोड़ा है कि बात सावरकर की हो रही है और हिंदुत्व की हो रही है। सावरकर की बात होगी, हिंदुत्व की बात होगी, तो इसे थोड़ा एक चीज़ में पहले से ही बोल के चल रहा हूँ कि अम्बेडकर जो थे वो सिर्फ हिंदुत्व में जो रेडिकलाइजेशन था या जिसको रूढ़िवादिता बोलते हैं, हिंदी में एक शब्द आता है, तो वो रूढ़िवादिता के खिलाफ वो जैसे अम्बेडकर बोले थे, सावरकर ने भी ऐसा प्रयत्न किया है। उन्होंने भी रत्नागिरी का पूरा काम ही उनका इसके ऊपर। तो अम्बेडकर और गांधी के बीच का भी अपना संवाद है, दोनों के बीच में मतभेद भी था। सावरकर और अम्बेडकर के बीच में भी संवाद है और उन दोनों के बीच भी आपस में मतभेद थे। अम्बेडकर ने हमेशा वामपंथियों से देश को दूर रहने को कहा। उन्होंने हिंदू कल्चर के जो रूढ़िवादिता थी उसकी आलोचना की, तो इस्लाम का भी नई आलोचना किया है, पर उसके ऊपर पब्लिक डोमेन में चर्चाएं कम होती हैं क्योंकि वही वो सारा है जिसको वोट बैंक मेंटेन करना होता है। जैसे बलराज ने बताया कि राकेश जी ने अपना विचार रखा था, उसमें मैंने भी सुना था कैसे वो एक सारा है, दोनों में कैसी समानताएँ हैं, दोनों हिंसा के मार्ग पर चलने वाले लोग, इसलिए दोनों एक दूसरे का सपोर्ट समर्थन में भी हमेशा रहे। तो आज जो लोग अम्बेडकर को आगे करके बाबा साहब सब बोल के अपना राजनीतिक रोटी देखना चाहते हैं, वो सबके सब कभी भी जो उनके मूल विचार है, जो उनके रूढ़िवादिता के खिलाफ जो उनके विचार हैं, वो सबके लिए है। उन्होंने महिला उत्थान के लिए काम किया, उसको को एक छाती में समेट कर रखना चाहते हैं। उनसे फायदा सावरकर से इतना ज़्यादा फायदा नहीं दिखता है, इसलिए सावरकर को वो एक सब टारगेट रहते हैं कि सावरकर तो ऐसे थे। परंतु अगर और उनके ऊपर आरोप कैसे लगते हैं, उन्होंने खुद से वीर बोल लिया। जबकि सच्चाई ये है कि 1920 के असरे करके थे, उन्होंने 1936 में वीर सावरकर के लिए वीर शब्द का प्रयोग किया जब वो रत्नागिरी में काम कर रहे थे। अगर वीर सावरकर जी के कार्यों को देखें हम तो उनको स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो उनको यातनाएं मिली वो सबको पता है कि वो जेल में थे। परंतु ऐसे एक नॉर्मल थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बात करें 5 पॉइंट, तो तिरंगा जो भारत का राष्ट्र ध्वज था उसमें धर्म तक जो अभी है बीच में, उसकी वकालत उसकी सबसे पहले बात जो किया था वो वीर सावरकर ने किया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उसको स्वीकार किया था देश के प्रथम राष्ट्रपति। जब वो जेल में थे तो जेल में कितनी यातनाएं मिली, उसके बाद भी 10,000 देशभक्ति की पंक्तियाँ लिखा है। कैसे कैदी थे उन सबको
कई सारे कैदी ऐसे होते थे जिनको सुसाइड कर लिए, इसके भी उनको सुसाइड ना करें इसके लिए वो उनको शिक्षा देते थे, उनका मनोबल बढ़ाते थे। उनकी भी इच्छा होती थी कि मैं सुसाइड कर लूँ, परंतु वो व्यक्ति खुद सुसाइड नहीं करता, दूसरों को प्रेरणा देता है कि ऐसा नहीं करना। और किसी भी तरह से यहाँ से निकल के जो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा है उसमें अपना हम योगदान देते थे, ऐसा प्रयास वो हमेशा करते हैं। इसके लिए उनको क्या ये काला पानी की सजा के अलावा जो चीज़ें हुई, उसके अलावा जो उनके साथ हुआ, उनके स्नातक की उपाधि रद्द कर दी गई, क्योंकि उन्होंने जो 1857 का क्रांति था कि आज भी और कुछ अपने विचार के लोग भी विद्रोह मानते हैं, अंग्रेजों के लिए विद्रोह था, हमें कुछ शब्दावलियों को चेंज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि विद्रोह के लिए अंग्रेजों के लिए, परंतु हम आज भी इसको विद्रोह, अब हम भी विद्रोह बोलते हैं, जबकि वो हमारे लिए क्रांति। तो उस बात को सबसे पहले जो लोगों के बीच लाने वाले थे वो थे वीर सावरकर। उन्होंने बुक लिखी कंफ्यूजन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, और वो 2 देशों ने प्रकाशन से पहले और उसके लिए ही उनको उनकी जो स्वतंत्रता की उपाधि को रद्द कर दी। इसके अलावा इंग्लैंड जो भी उसमें वकालत की पढ़ाई, जो बैरिस्ट्री बोलते थे, बैरिस्ट्री की पढ़ाई करता था, उसको इंग्लैंड के का जो समय राजा होता था, उनके समर्थन, उनके लिए एक ओथ जैसा कुछ होता था, वो करना पड़ता था। उन्होंने मना किया कि उनको बैरिस्ट्री करने के लिए इजाज़त नहीं थी। इंग्लैंड के राजा के प्रति वफादारी की शपथ से इनकार करने के लिए ये हो। इसके अलावा पहले स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने 2 आजीवन कारावास, जिनको दो जीवन का कारावास था। 2 जीवन की कारावास से सावरकर ने उसको हमसे स्वीकार किया, और वो लिख करते हैं कि ये करके अंग्रेजों ने हमारे पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया। 1921 में उन्होंने हिंदुत्व पे एक किताब भी लिखी, तो चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन उनके इन कार्यों से प्रभावित होकर गांधी जी उनके बारे में क्या बोलते हैं, एक बात की जाएगी। सबसे पहले गांधी जी ने जो स्वदेशी आंदोलन चलाया उसको थोड़ा हम कनेक्ट करें तो गांधी जी के पहले जो बंग भंग होता है उसमें वीर सावरकर ने भी देश का गोली जलाई, और ये सब गांधी ने नोटिस किया है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने उस चीज़ को, गांधी जी एक सबसे बड़ी खासियत थी वो जो वो खुद करते थे या नहीं करते थे, जो आज हम एकेडमिक में रेफरेंस की बात करते हैं, तो गांधी ने वो चीज़ बहुत अच्छे से किया है। कि आप पुस्तक देखिए कि उन्होंने ऐसा लिखा है कि हमने जो किया है वो कुछ भी नया नहीं है, ये जो जितने पुराने पर्वत पहाड़ हैं उतने पुराने हैं, और मैं उसी चीज़ को थोड़ा आज के युगानुकूल किया है, जो प्रैक्टिस कैसे किया जा सकता है। तो वो चीज़ें गांधी कर रहे थे, और उन्होंने सावरकर की चीज़ों को कहीं इग्नोर नहीं किया, और इसीलिए वो जो सावरकर जी का स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो विदेशी को की होली जलाने का विषय था, सबको वो आगे चल के बोलते हैं। तो एक चीज़ और रह गया था, सावरकर जी को फेलोशिप मिली थी शांति वर्मा राष्ट्रीय बच के, उन्होंने उनके सहयोग से वो गए थे वहाँ इंग्लैंड। और उनका साहित्य की बात करें तो साहित्य में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने 2 बड़े थोड़ा जो उसमें जो प्रचलित शब्द थे वो मैं चर्चा करूँगा। बजट, तो उसका उन्होंने हिंदी शब्द अपने तरफ, मराठी का शब्द और हिंदी के शब्द में प्रयोग किया जाता था, जो सावरकर जी ने दिया था वो था अर्थ संकलन। और हाजिर होना, ये जो कोर्ट में हाजिर होता तो उसके लिए वो इस तरह से जो थोड़ा अटल जी उसके बारे में लिखते भी आगे वो भी बताऊँगा मैं, ऐसे वो प्रचलित है, फिर भी मैं यहाँ पे एक बार चर्चा करूँगा। तो जब 10 साल की लगभग सजा काट चुके होते हैं और तो दोनों भाई सेलुलर जेल में होते हैं, काला पानी की सजा भुगतते होते हैं, पर दोनों में से किसी को नहीं पता होता है कि हम दोनों भाई यहीं पे कैसी व्यवस्था बनाई। तो उनको जो जेल में रखा गया था उसमें उस समय अपराध की 2 श्रेणियाँ बनाई गई थी, राजनीतिक अपराध और राजकीय अपराध। जिस अपराध की जो उनको सजा हुई वो राजनीतिक अपराध नहीं था, वो राजनीतिक अपराध था, राजकीय अपराध। तो आज के समझना चाहें तो राजकीय अपराध मतलब देश के खिलाफ बोलना और एक सरकार के खिलाफ। हालांकि आजकल इस तरह से हो रहा है कि
लोग सरकार के खिलाफ बोलते बोलते कभी कोई देश के खिलाफ भी बोलने लगते हैं। तो उनका जो अपराध था वो राजकीय अपराध था, राजनीतिक अपराध नहीं था, फिर भी उनको इस तरह से रखा गया। तो गांधी जी इस चीज़ों को नोटिस कर रहे थे और एक 1921 के आसपास में जो लिस्ट आती है कि 100 कैदियों को रिहा करना है, तो सावरकर का नाम नहीं होता है, तो उनके भाई उनको गांधी जी को चिट्ठी लिखते हैं और उस चिट्ठी का गांधी जी ने रिप्लाई किया। गांधी जी रिप्लाई करते हैं, सावरकर बंधुओं के प्रतिभा का उपयोग जन कल्याण के लिए होना चाहिए। एक सावरकर भाई को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, वे देशभक्त हैं, क्रांतिकारी हैं। मौजूदा शासन प्रणाली का सबसे भीषण रूप उन्होंने बहुत पहले, मुझसे भी पहले देख लिया। आज भारत को दिलो जान से प्यार करने के कारण काला पानी की सजा भोग रही है। सच्ची सरकार होती तो किसी अच्छे पद पर बैठकर देश की सेवा कर रहे हैं। ये यहाँ पे गांधी जी ये लिख करके दो टारगेट करते हैं। एक ये कि अंग्रेजी सरकार जो ये दावा करती थी कि हम भारत के कल्याण के लिए आए हैं, विश्व के कल्याण के लिए आए हैं, तो अच्छी सरकार लिखने का मतलब यही है। जो जिनको ये लगता है कि हम अंग्रेज, जिनको ये लग रहा था उसमें कि अंग्रेज हमारे कल्याण के लिए आए हैं, तो कल्याण के लिए नहीं आए। तो वो अगर कल्याणकारी नीति उसकी होती तो सावरकर जेल में नहीं होते, बल्कि अच्छी जगह पर होते। और क्योंकि उनको देश से बहुत प्रेम। एक चीज़ और आता है, गांधी जी एक चीज़ और आगे करते हैं। तो इस चीज़ में एक कैपिटल नाम की बात निकलती है, तो उसमें सावरकर जी के सभी उपयोग को डुप्लीट करने का प्रयास किया। तो सेलुलर जेल जैसे लिखता है वो सेलुलर जेल में वो ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। तो 1929 को गांधी जी पर एक पत्र लिखते हैं। ये पहले वाला जो मैंने बताया उनके प्रतिभा का उपयोग वाला, वो 18 मई 1921 को लिखा उन्होंने, और फिर वो 29 जून 1921 को लिखते हैं। सावरकर बंधुओं की छवि खराब करने की ताकि, ये जो लिखा है कैपिटल लिखता है उसको लिख रहे हैं, सावरकर बंधुओं की छवि को खराब करने की ताकि उन दोनों भाइयों में से जिन गणेश सावरकर 14 साल 2 माह की सजा काटी तथा कानूनों ने रिहाई का अधिकार प्राप्त किया। गांधी जी की आलोचना के बाद वो पत्रकार माफी मांगता है, पर गांधी जी उसके आगे यहाँ नहीं रुकते। गांधी जी कहते हैं किसी की छवि को धूमिल कर माफी मांगना काफी नहीं। आज जो लोग ऐसा कर रहे हैं इस पर विचार करना चाहिए। तो एक ट्रेंड हम सब देख रहे हैं, तो इसको आज के समय में कुछ अगर कनेक्ट करें तो हमारे कुछ मित्र होते हैं, क्या काम ही है रात कुछ अटपटा लिखना, चीज़ें लिखना, जो मन में आए लिखना, वो के सामने बोला ये याद है। तो और उसके लिए कभी उन्होंने खेद भी व्यक्त नहीं किया। उनके क्या बोलते पक्षपात को इस तरह से भी बोल सकते हैं, एक पक्ष का छोटा सा भी कोई विषय आए तो बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाना, और एक पक्ष की बड़ी गलतियों को भी डिफेंड करने के लिए उसको तर्क लाना। तो भले वो तर्क बोलते, इससे बड़ा कुतर्क वो दे, कुतर्कों से कुतर्क जाते। परंतु तब अपनी अनैतिकता अंग्रेजी अखबारों अंग्रेजी टाइम के जो अखबार चुनते भी नहीं थी, वो भी अपनी गलती को स्वीकार करते। लेकिन फिर भी गांधी जी को लगा कि ये काफ़ी नहीं है। अभी सावरकर जी के रिहाई के लिए फिर गांधी जी ने उनके भाई को बोला है, तो उस समय एक प्रक्रिया थी जिसे ये बताया जाता है कि उन्होंने माफ़ी मांगी। वो प्रक्रिया थी, उसको लेके गांधी जी ने लिखा है कि उनको वो राजनीतिक कैदी नहीं, वो राजकीय अपराध के लिए जेल में नहीं, राजनीतिक अपराध के लिए। तो उनको एक बॉन्ड जो प्रोसेस है वो करना चाहिए, और उसके बाद में वो ऐसा बॉन्ड जो प्रक्रिया थी वो पूरा कर, फिर उनकी रिहाई होती है। परंतु वो शर्त होती है तो वो 5 वर्ष अपना कहीं नहीं जाएंगे। तो 1924 से 1934 तक 5 वर्ष रत्नागिरी में रहते हैं। परंतु रत्नागिरी में रह के भी वो शांत नहीं रहते। जैसे गांधी जी एक आंदोलन करते हैं, उन गांधी जी के आंदोलनों को देखें तो 10 साल का अंतर मिलता है। उस 10 साल में वो राज्य रचनात्मक जो कंस्ट्रक्टिव वर्क उनके 18 प्रोग्राम थे वो चलाते रहते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं, ताकि
अगला जब आंदोलन हो तो पब्लिक इन्वॉल्वमेंट उसमें आए। तो सावरकर जी भी ऐसा कर रहे हैं और जो 5 वर्ष वो रत्नागिरी में रहते हैं तो वो अस्पृश्यता निवारण का सबसे बड़ा काम है। जो मंदिर 1933 में पहली बार दलितों की मंदिर प्रवेश के लिए काम करवाया। गांधी जी की बात करें, उन्होंने भी मंदिर प्रवेश का काम किया। तो रत्नागिरी में सावरकर जी 1933 में करते और गांधी जी 1934 में वर्धा में करवाते, यही काम करवाते। में गांधी जी जो मंदिर प्रवेश से पहले वो लोगों को जो जागरूक कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, उसको उससे प्रभावित होकर गांधी जी पैदल चलकर जाते हैं रत्नागिरी मिलने के लिए। इसके ऊपर भी बहुत सारे क्रांतियाँ हैं जो सुनने को मिलती है, परंतु वो कोई झगड़ा नहीं समझता। वो एक दोनों के वहाँ पे भी संवाद होते हैं और उस संवाद के बाद वो ये था कि गांधी जी का ये मानना था कि वर्ण व्यवस्था अच्छी है, परंतु सावरकर जी का ये मानना था कि वर्ण व्यवस्था से अच्छी व्यवस्था उत्पन्न हुई। इसके लिए दोनों के बीच में थोड़ा मतभेद भी होता है, लेकिन वहाँ से जाने के बाद भी गांधी जी लिखते हैं और वो लिखते हैं कि हिंदू समाज को संगठित करने में और समाज की स्थितियों को दूर करने में आपका योगदान सराहनीय है। तो वो संगठित भी करते हैं और 1921 में उन्होंने जो पुस्तक लिखी थी हिंदुत्व के ऊपर, वो 1923 में प्रकाशित होती है। फिर उनके हिंदुत्व का मतलब भले लोगों को उनके हिंदुत्व का मतलब थोड़ा वो कर बता देते हैं। उनके हिंदुत्व में भूमि और पुण्य भूमि की बात है। जो भारत को अपना भूमि और पुण्य भूमि दोनों मानता है वो भारतीय है। वो किस धर्म जिस पंथ को मानता है वो महत्वपूर्ण नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि जो उन्होंने हिंदुत्व की बात जब कर रहे हैं तो उनका हिंदुत्व कोई सीमित है या उनके हिंदुत्व में दूसरे धर्मों के लिए दूसरे मजहब के लिए कोई जगह नहीं। तो बात करें तो धर्म अलग धर्म और मजहब की बात करें तो बड़ी बात हो जाएगी। धर्म क्या है, धर्म से जुड़ा हुआ है, मजहब क्या है, वो सब दुनिया देख रही है। तो सावरकर जी का ये हिंदुत्व को लेके जो जिस तरह से भ्रम फैलाया जाता है और उनके ऊपर जो टारगेट भी किया जाता है उसका रीज़न यही है। पिछले वाले में जो राकेश जी ने बताया था कि जैसे आप हिंदू की बात करेंगे तो आपको ऐसा मान लिया जाएगा कि आप एक है कि कोई टोपी पहन के आता है तो वो उससे कोई नहीं सवाल करेगा कि रेडिकलाइजेशन, लेकिन आप टीका लगा के स्कूल कॉलेज में जाए तो आपको रेडिकल मान लिया जाएगा। तो सावरकर हिंदुत्व के पुस्तक को के द्वारा लिखे गए हिंदुत्व की पुस्तक को कोई पढ़ता है नहीं पढ़ता है, परंतु ये एक धारणा बन गई है बच्चों से कि हिंदुत्व की बात है इसलिए वो लोग इस तरह से टारगेट करते। परंतु अगर सच में देखें हिंदुत्व की बात तो ये भारत में हिंदुत्व ने हमेशा से शुरू में बोला कि डिस्कशन का जो कल्चर रहा है, एक सबको पता है कि जो उस समय कल्चरली बाहर नहीं हुआ करता था, एक विचारों की लड़ाई होती थी और जो विचार में सीखता था उसके विचारों को सब लोग मानते थे। और भारतीय राष्ट्रवाद उसी पे आधारित है आज। और भारत का राष्ट्रवाद जब भी मजबूत होगा, जब भी हुआ है तो उसने विचारों का आदान प्रदान किया। जैसे तलवार के दम पे वतन की कविता है ना कि जब हमने काबुल में मस्जिद तोड़ी, तब ऐसा कुछ है याद नहीं है। तो हिंदू अपने आप में शब्द ही से पूरा है, मतलब एक क्षेत्र है जहाँ पे रहने वाले लोग हिंदू हैं और भारतीय हैं। तो ये चीज़ है। फिर विवेकानंद जी ने उसको बड़े विस्तार से समझाया है जैसे, और उन्होंने भी जिस तरह से सावरकर ये बुराइयों के ऊपर बात कर रहे हैं, विवेकानंद जी ने भी बहुत स्पष्ट किया है कि हमें अपने आप को सुधारना होगा, तभी हम सर्वाइव कर पाएंगे। परंतु थोड़ा बात करें भारत सेकुलरिज्म, भारत का सेकुलर शब्द तो या कुछ नहीं करता, परंतु यही प्रचलित है इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो है क्या। तो भारत में ऐसी परंपरा रही और जो डिबेट डिस्कशन था, उसके अलावा जो भी बाहर से उसकी स्वीकार्यता भी रही। अभी केरल में एक चेरामन बहुत
है। तो जो मुस्लिम व्यवसायी बाहर से आते थे उनको ध्यान में रख के वो बनाया गया। पहले एक मस्जिद खोला गया उनके नमाज के लिए, बाद में वो मस्जिद भी बनाई गई। तो भारत ने तो हमेशा से सबको जगह दिया। ये कोई हिंदुत्व की बात करे तो कोई उसको सीधे सीधे ये लगा देना कि नहीं हिंदुत्व की बात कर रहा है मतलब इसके खिलाफ बात कर रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक जीवन जीने की पद्धति है। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का है। और सही में देखें तो सबके प्रति जीव दया भाव हो, इसके अलावा विश्व परिवार की संकल्पना हो, पूरे विश्व के अच्छे विचार आए जो ऋग्वेद का मंत्र है अनो भद्रस्त हो, ऐसे विचार हमारे हिंदुत्व में है। तो हमको कोई अगर कोई बोले या सेकुलरिज्म सिखाने की कोशिश करे तो वो थोड़ा, और वो भी वो लोग जो तलवार के दम पे आगे बढ़े हों और उनको समर्थन करने वाले लोग जो तथाकथित भौतिक स्वघोषित भौतिक, ऐसे लोग जब ये बोलते हैं कि हमने सेकुलरिज्म और टॉलरेंस की बात सिखाने की बात करें तो थोड़ा पता लगता है कि वो लोग जहाँ पे हैं वो क्या कर रहे हैं वो सबको पता है। अच्छा, एक चीज़ और है थोड़ा कि ये जब बात करते हैं ये लोग टॉलरेंस और इसका शब्दावली का भी चयन थोड़ा कठिन, नकारात्मक भाव नहीं होता है। कहाँ स्वीकार्यता की बात है भारत में, स्वीकार्यता मतलब किसी से दबाव नहीं है, ये सकारात्मक वर्ड। तो टॉलरेट करना मतलब जबरदस्ती है, सहिष्णु होना मतलब क्या है, जबरदस्ती वाला थोपा हुआ ऐसा लगता है। उस विचार से कोई अगर आके ऐसा समझाए कि आप सेकुलरिज्म सीखो, आप टॉलरेंस सीखो, आप तो थोड़ा अटपटा लगता है। थोड़ा वो अटल की कविता वाला मैंने बात किया था, तो वो बताता हूँ वो कविता क्या है, लोगों ने सुना भी होगा पर मैं सुनाता हूँ कि सावरकर जी के ऊपर लिख रहे हो। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने कारुण्य, सावरकर माने वीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने विदाहन, सावरकर माने शिक्षा, सावरकर माने विस्थापन। एक बहुत रंगी व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं सावरकर। और आगे वो लिखते हैं कि जो सावरकर जी ऐसे लोगों में से जो कविता भी लिखते थे और क्रांति भी करते थे, अच्छे लेखक, अच्छे कवि और अच्छे क्रांतिकारी। तो उसके लिए वो लिखते हैं कि कविता एवं क्रांति साथ साथ चल सकते हैं। शब्दों का कविता माने कल्पना, शब्दों का सृजन। आगे लिखते हैं कविता एवं क्रांति साथ साथ चलना मुश्किल है। शब्दों को संसार का सृजन की उड़ान, और उड़ान में कभी कभी धरातल से पाँव उठ जाए तो बताइए क्या होता है। तो इस तरह से सावरकर जी के ऊपर मैंने थोड़ा अच्छा गांधी जी उनके बारे में क्या बोलते हैं। इसके अलावा बात करें और भी लोग, थोड़ा एक ये दुर्गादास एक राइटर हैं, उनकी बात को वो लिखते हैं कि जो सरदार शहीद भगत सिंह हैं वो भी सबको ये बोलते थे कि सावरकर को पढ़ना चाहिए, सावरकर जी को पढ़ने की शिक्षा सचेतन क्रांतिकारी को देते थे। उनके जो भी फॉलोअर थे वो किताबों को पढ़ते थे। हमें ये पढ़ाया जाता है कि जब शहीद भगत सिंह को फांसी होने वाली थी तो एक क्रांतिकारी से मिल रहे थे, खूनी क्रांतिकारी। एक चीज है कि अभी इसको बोले गांधी जी का और सावरकर के भाई का इंग्लैंड में मिलना हुआ था, जो विजयदशमी का दिन था। वहाँ पे सावरकर भाई ने भारतीयों को इकट्ठा किया। एक इतना रह गया था कि वहाँ पे वो लोग भारतीय भवन करके चलाते थे, वहाँ पे सब इकट्ठे होते थे और भारतीय ज्ञान के ऊपर चर्चा होती थी। जैसे और उसमें 1909 में 24 अक्टूबर को दशहरे का दिन था और गांधी जी को वहाँ पे बुलाया गया था। साउथ अफ्रीका से गांधी जी वहाँ आए थे और वहाँ पे उन्होंने भाषण दिया था गीता और रामायण को। और गांधी जी के अनुसार गीता कर्म की पुस्तक,
और इसीलिए गांधी जी जब सावरकर जी को जेल में से रिहाई नहीं होती है तभी जी से करते हैं जिसमें इंग्लैंड में उनके भाई से मिला हुआ तो उनकी वीरता का बखान हो सकती है। एक चीज़ और बोलूँगा कि अभी इस तरह से सावरकर जी को बार बार अपमानित करने के लिए प्रयास किया जाता है। ये सच में देखो 1970 में इंदिरा गांधी जी ने भी उनके ऊपर एक गांधी कर जारी किया है। फिर भी 2003 के पहले तक संसद भवन में उनकी कोई फोटो है। सभी स्वतंत्रता सेनानी जो बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे ऐसे लोगों की तस्वीर लगी हुई थी बस उसकी नहीं लगी। एक और आरोप लगता है उनके ऊपर कि उन्होंने टू लेसन चोरी किया, जबकि उनका जन्म जो सावरकर का जन्म हुआ है 1883 में। उसके पहले सर सैयद अहमद खान 1988 में हिंदू मुस्लिम राष्ट्र की बात करते थे, यानी अगर काउंट करें तो 5 साल के रहे होंगे सावरकर। परंतु आरोप उनके ऊपर लगते हैं। सर सैयद अहमद खान ने देश के लिए क्या किया। हाँ, इसके अलावा उस समय आगा खान की बात करता था। और सावरकर जी का थोड़ा इन लोगों के साथ जो थोड़ा हिंदुत्व के ऊपर जो पुस्तक उन्होंने लिखा उसके पीछे एक रीजन मतलब एक कारण ये था जब वो जेल में थे उसी बीच सेलुलर जेल तो उसी में भोसला विद्रोह नाम दिया जाता है सच में देखिए, और उसको ढकने के लिए ऐसा कोशिश किया जाता है कि वो जमींदारों का आंदोलन था, परंतु सच में वो विद्रोह नहीं था बल्कि एक सांप्रदायिक दंगा ही था। 600 से ज़्यादा हिंदुओं को मार दिया गया, 2500 से ज़्यादा लोगों को जबरदस्ती कन्वर्ट करवाया गया। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं सावरकर जी के मन में घूम रही और उसके लिए ही उसकी वजह से उन्होंने पुस्तक लिखी। और वो पुस्तक लिखने का रीज़न का मतलब कहीं से ये नहीं था किसी के खिलाफ कुछ लिखना, वो एक ऐसा बोले तो एक विजुअल टर्म देने का कोशिश कर रहे थे। दूसरे लोग भी इस बात से सीखे और हम कैसे भारत को एक मजबूत बनाकर भारतीयता की भारत की जो पुरानी पहचान है उसको मजबूत बनाकर भारत को अंग्रेजों से लड़कर आज़ाद करवाएं, उसके लिए वो हमेशा प्रयासरत रहे। तो इतना ही मैं अभी रखता हूँ। आपको प्रश्न हो कोई चर्चा अगर करनी हो तो कम है तो चर्चा ज़्यादा हो सकती है। हाँ, तो अभी ना थोड़ा सा मेरे मन में भी जिज्ञासा है और बाकी लोगों से भी मैं बोलता हूँ। हेम पांडे जी, भाई साहब कुछ ऐसा आपको पूछना हो, आपने पूरा सुना है कोई? नमस्कार जी। जी नमस्ते। जी नमस्कार। नमस्कार मैं पिथौरागढ़ से हूँ और आप जो संगठन से जुड़े मैं RSS जिला कार्य अध्यापक राजकीय विज्ञान कॉलेज विज्ञान वर्ष। अब विज्ञान वर्ष से उनका मतलब है कि पहले इतिहास से उतना संबंध नहीं था, लेकिन जैसे संगठन से जुड़ा और बाद में इस तरह की चर्चाओं में रहा और पढ़ के थोड़ा सा कुछ सूचना अवगत हुआ, तो मुझे लगता है कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय से एक गांधी जी अब वो उनका एंगल क्या था सोचने का कि एक अपीजमेंट रहा उनका मुस्लिमों के प्रति कुछ का रहा है, ये तो हिस्ट्री में है ही है। अब उसके पीछे का कारण क्या था और जितना अपीजमेंट रहा है, जितना तुष्टीकरण रहा है और उतना ही ज़्यादा उनका हिंदुत्व के प्रति प्रेम मिला। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है उनका गांधी जी को जो उनका आकलन है उस तरीके का वो बैलेंस रूप में कभी दिखा नहीं।
किसी ने एक चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट किया, किसी ने उनके हिंदुत्व के प्रति प्रेम को हाईलाइट किया, तो किसी ने अपीजमेंट। तो मेरा मानना ये है कि एक जो बिल्कुल बैलेंस जो उनके दर्शन का जो एनालिसिस है वो करने की आवश्यकता है। ऐसा मैं मेरा मानना है। जी भाई साहब, हाँ, मैं एक पेपर मैंने लिखा था और गुजरात में ही उसको प्रेजेंटेशन किया था। तो थोड़ा सा मैं जिससे बताता हूँ, लास्ट में उसके ऊपर बोला था प्रेजेंटेशन में, वो ये था कि अगर मुझे 4 काम दिया जाए और 3 में अच्छे से कर लिया और 1 में मैं फेल हुआ, पूरी तरह से फेल हो गया, तो वो काम या उसमें ये एनालिसिस करना अच्छे से सोचना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहाँ थी, काम में थी या मेरे मतलब मैं खुद के कारण फेल। तो थोड़ा इस चीज़ को अगर गांधी से के उस चीज़ से कनेक्ट करें तो गांधी जी ने कहीं पे ऐसा नहीं बोला है कि मैं हिंदू नहीं, सनातनी हिंदू हमेशा बोलते हैं और हम भी सनातन ही एक्सेप्ट करते हैं, सनातन ही। और लेकिन ये चीज़ दिखता है, चाहे हम खिलाफत आंदोलन की बात करें या फिर तो जब देश आज़ाद हो रहा था और परिस्थितियाँ थी उसमें जिस तरह से गांधी जी पहुँचे, तो वो प्रश्न चिन्ह तो उठता है, परंतु इसके बाद भी गांधी जी की जो मुख्य कार्य हैं या हिंदुत्व के प्रति जो लगाव है, जो उन्होंने पूरा चीज़ को लेके जिस तरह से उन्होंने काम किया है, और उस चीज़ का हम कहीं ना कहीं मान भी देते हैं, ऐसा कि बिल्कुल इग्नोर करते हैं, परंतु उनके जो कमियाँ हैं उसके ऊपर चर्चा में करनी नहीं चाहिए। तो एक आत्मता स्रोत हमारे यहाँ पे होता है, हम इसमें भी गांधी जी का नाम लेते हैं, परंतु वो विषय है। और इसमें जो पेपर के बाद में वहाँ पे विवाद हुआ यही था कि आप क्या बोलना चाहते हो, वो मैं कमी, मैं बोला ये तो हमें अपने को तो अच्छे से विचार करना पड़ेगा कि बस में कमी की है। तो मतलब उन्होंने अपने तरफ से कोशिश किया लेकिन वो कर नहीं पाए। मतलब अपने भाई हमारा फायदा जहाँ होता है वहाँ वैसी बात उनका वैसा आंदोलन बताते हैं। तो एक बैलेंस आंदोलन, वो हिंदुत्व प्रेमी तो थे, मैंने भी थोड़ा बहुत पढ़ा और हाँ, तो हिंदुत्व के प्रति बहुत ज़्यादा अनुराग था और अपीजमेंट भी किए। तो पूना पैक्ट होता है, तो वहाँ पे भी इसको यही डर था, दलित समाज की जो पूना पैक्ट का जो विषय है कहीं ना कहीं दलित और हिंदू को सेपरेट करने का विषय है, उसके लिए भी वहाँ पे वो काम करते हैं, परंतु हिंदुत्व के लिए वो काम कर रहे थे। लेकिन जब धार्मिक विषय आता था, मुस्लिमों का जो विषय आता था, तो उस समय उनका साइलेंट हो जाना वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था और वो हमेशा गांधी जी की आलोचना का रहेगा। जी, और एक दो चीज़ें मुझे भी कहनी थी, जैसे सावरकर जी 1857 की जो क्रांति है उसके प्रणेता हैं, इसमें कोई मतलब हमें मतलब शंका नहीं होनी चाहिए। और जिनको शंका होती है उनका हाल आप देख रहे हैं कि अभी कैसे दौड़ भाग चल रही पूरे देश में, ये तो होता रहेगा, अभी तो शुरुआत है। दूसरा ये कि सर सही, हाँ, जो जुड़ा हुआ है उसी को जोड़ रहे हैं, तो फिर उनकी बालक बुद्धि भी कुछ कह नहीं सकते हैं। खैर, वो जोड़ते रहेंगे तो अच्छी बात है, हम और मजबूत हो जाएंगे। वो जोड़ेंगे तो हम मजबूत होंगे, वो फिलहाल हमारे लिए ही काम कर रहे हैं, हमें कोई इसमें शक नहीं है। सर सैयद अहमद खां ने टू नेशन थ्योरी को दिया और उस टाइम पे वीर सावरकर जी की उम्र थी 5 साल। इसमें मतलब ये सबसे बड़ा फैक्ट है और जिसको झुटलाया जाता है वामपंथियों के द्वारा, और इसके अलावा किसी ने काम नहीं किया। मतलब जो आज तक की जो शिक्षा व्यवस्था है, अभी भी जो शिक्षा चल रही है, ये पूर्णतः वामपंथियों की देन है, इसमें कोई हमें मतलब दो राय नहीं रखनी है। अच्छा, सर का मतलब ये था कि अगर आपको कोई सर कह रहा है तो उसका मतलब भी बदल जाता था कि आप किसके लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि ब्रिटेन में अभी भी ये परंपरा है कि अगर आप ब्रिटेन के राजा के सामने, वहाँ के रानी के सामने अगर घुटना टेकें और वो आपके कंधे पे ऐसे तलवार रखें तो
आपको सर कहा जाता है। ऐसा हमारे देश में काफ़ी लोगों को कहा गया उस टाइम पे सर। जैसे मैं नाम नहीं लूँगा, अब नाम लिया तो फिर ये पब्लिक प्लेस पे चले जाएगा। और मैं ये कहूँगा कि हमारे जिन्होंने हमारा मतलब राष्ट्रगान लिखा या फिर ऐसी कुछ घटनाएं भी हमें जिक्र कर लेनी चाहिए कभी, मतलब छोटी बातें हो जाती हैं तो समझ जाना चाहिए। सर कहते ही जब ये हो गया तो सैयद अहमद खां को जब सर का पदवी मिला उसी टाइम टू नेशन थ्योरी जनरेट हो जाती है, वो अंग्रेजों के द्वारा प्रदत्त है। और अंग्रेजों ने क्या किया उसके बाद कि एक ऐसा प्रोपागेंडा चलाया वामपंथियों के थ्रू, जो कि वीर सावरकर को कहते हैं कि भाई टू नेशन थ्योरी दी। अब इतना एक अगर ठीक ठाक बुद्धि वाला व्यक्ति कहीं पे सामने पे इनको बोले कि भाई आप कैसे कह देते हैं कि अगर कोई 5 साल का व्यक्ति टू नेशन थ्योरी जिसको ये पता नहीं होगा कि उसकी जाति क्या है, उसका राष्ट्र क्या है, उस कौन से जिले में रहता है, इतना भी नहीं पता होगा, आप उसको कह रहे हो कि टू नेशन थ्योरी दी। एक तो ये मतलब सबसे बड़ी बुद्धिहीनता का विषय हो जाता है वामपंथियों के द्वारा जो हमारे ऊपर थोपा जाता है। अच्छा, इंदिरा गांधी जी ने वीर सावरकर के ऊपर टिकट जारी किया और उन्हीं के परपोते पोते जो भी हैं वो भी कहते हैं कि भाई मैं राहुल सावरकर नहीं हूँ, मैं राहुल गांधी हूँ, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। इसका मतलब ठीक है, आपने ये भी कह दिया। अच्छा, उसके बाद आप तुरंत माफ़ी मांगने के लिए कोर्ट में भी चले गए, नहीं हमसे गलती हो गई, हमने आपके ऊपर मतलब लांछन लगा दिया। तीसरा, एक बार आपसे मेरी बात हो रही थी पहले, बहुत पहले, कि क्या वाकई में वो चिट्ठी है जिसमें कि माफ़ीनामा लिखा हुआ है। तो क्योंकि आपके पास अच्छी जानकारी थी, ऐसा कोई उल्लेखित विषय नहीं है जहाँ पे उन्होंने ये कहा हो कि मुझे माफ़ कर दीजिए। ये सब अगर होता तो उस चीज़ को दिखाना चाहिए था, क्यों नहीं दिखाया? आज तक तो आपकी सरकार थी और आपकी इस विचारधारा के लोगों ने। अच्छा, वामपंथन, सबसे बड़ी वामपंथन कौन है भारत में? इंदिरा गांधी, जिसने जेएनयू की स्थापना करवाई। जेएनयू की स्थापना ही करवाने का विषय ये था कि भाई कांग्रेस की जो जड़ें हो मजबूत हो। आज के समय में भी अगर आप देखें तो आज का वामपंथी भविष्य का जो कांग्रेस का कार्डर होता है, अभी देख तो रहे हैं ना आपने 2009 फरवरी 2016 को जिन्होंने नारे लगाए अभी वो भी जोड़ने के लिए पहुंच गए। हाँ, उसके पहले और उसके बाद वाले। हाँ, वही ना, मतलब कैसे चेंजेस लेके आए इन्होंने। देखा जाए तो एक तरह से एक जो सिक्का है उसके एक तरफ एक जो चित या फिर जो भी पट है इनकी, उसको ढकने का काम किया और एक तरफ दिखाया। और जो टू नेशन थ्योरी वाले हैं वो अभी भी जीवित हैं आज भी। अच्छा, आज आप लोगों ने शायद ट्वीट देखा या नहीं देखा, कुछ ट्वीट में ट्रेंड चल रहा था कि आरएसएस मुख्यालय को घेरो, और उसमें 60,000 के आसपास ट्वीट थे। मैंने लगभग 1000 ट्वीट देखे तो लगभग 200-250 के बाद मुझे दिखाई देने लगे कि आरएसएस मुख्यालय का घेराव, और नीचे लिखा हुआ आता है कि आई स्टैंड विद पीएफआई। एक नैरेटिव कैसे सेट किया जाता है वामपंथियों के द्वारा, ये भी आज जग जाहिर है कि 60,000 ट्वीट आते हैं और उन 60,000 ट्वीटों में लगभग आप ये मान के चलिए कि 1000 ट्वीट मात्र ऐसे होते हैं जो कि वामन मेश्राम के द्वारा चलाए जाते हैं, बाकी के सारे पीएफआई के हाथ में और वामपंथियों के हाथ में, ये जग जाहिर है। अच्छा, दूसरा जो वामपंथियों के द्वारा ये सब किए जाने का कार्य है कि अभी शायद सीआईए के द्वारा एक और प्रोपागेंडा तो चलाया जा रहा है, क्या पता वो सच भी साबित हो जाए, कि जो पीएलए है, जो चीन की पीएलए है, उसके कुछ पदों से शी जिनपिंग को हटाया गया है। तो ये बौखलाहट ये नज़र आती है। तीसरा जो बड़ा घटनाक्रम चल रहा है भारत में वो ये है कि पीएफआई के जितने भी आतंकवादी जो अड्डे हैं उन पे अपनी जो मतलब एजेंसीज हैं उनका वो हो रहा है। अच्छा, उसके पीछे वामन मेश्राम कैसे काम कर रहा है उसको आप देखिए कि वामन मेश्राम का अभी आंदोलन चलने वाला है। तो पहले से ही पता था कि भाई कहीं ना कहीं पीएफआई के सेट पे जाया जाएगा कार्यालय में, तो एक आंदोलन यहाँ चला लेते हैं ताकि सच्चाई को कहीं ना कहीं रोकने में हम कुछ मददगार साबित हो। तो ऐसी कुछ विचारधाराएं आज भी काम कर रहे हैं, वीर सावरकर को लांछन लगाने का काम कर रहे हैं। और गांधी जी के बारे में पहले जो मैं सोचता था मेरे अंदर बहुत रहा है कि भाई गांधी जी ने बहुत ज़्यादा दिक्कतें क्रिएट करी, लेकिन ना जब चुप्पी रही गांधी जी की तो उसके पीछे मुझे ये भी तर्क लगता है कभी कभी उनका कि हो सकता है कि उनका
वो उस विषय को लेकर हार चुके थे। जो आपने 4 कार्यों का एग्जाम्पल दिया कि भाई वो चीज़ सुधरने वाली है नहीं, उसके पीछे लग के क्या करें हम। तो कहीं ना कहीं शायद उनका विचार ये था कि भाई ये सुधरने वाले तो हैं नहीं, तो इनको हटाओ और एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करें। अच्छा हुआ, हमारे लिए अच्छा हुआ कि वो अलग चले भी गए, क्योंकि अभी के टाइम पे हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं हम एक विश्व में अपना स्थान बनाने में साबित हुए हैं। दोनों के बराबर ही मिले थे। कुछ कमियां रहती हैं महापुरुषों को, यदि आप किसी को भी पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ कमियां रहेंगी। अब वो उस टाइम के लिए सही था तो वर्तमान के लिए वो अच्छा ना हो। आप अभी के देख लीजिए, आप अम्बेडकर को 100% सही नहीं ठहरा सकते हैं, उनके अंदर भी तो गलतियां हैं। और आप हर किसी व्यक्ति, आप भगत सिंह को देख लीजिए, भगत सिंह को आप सही नहीं ठहरा सकते 100%, उनके ऊपर भी कोई ना कोई कमियां रही होंगी। अच्छा, भगत सिंह को लेकर अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा मेरा एक पॉइंट आज मैं आते हुए सोच रहा था कि भाई वामपंथियों ने नाम तो भगत सिंह का ले लिया है, अपने चाचा पापा तो बना लिए हैं, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय में 3rd ईयर में अतिवादी पढ़ाया गया भगत सिंह को। और लिखने वाले का नाम अभी मैं उल्लेखित करूंगा तो क्या पता मेरे ऊपर लाखों का कब्जा हो जाए मैं नहीं करूंगा। अच्छा, मैं ना इसमें 3 सेट बनाता हूँ। आप लोग अगर मेरे हाथों को देख पाएं तो एक ये सेट है जो कि नाथूराम गॉडसे है, एक ये है जो भगत सिंह है, और एक नीचे पे को है गांधी। अच्छा, आपने नाथूराम गॉडसे को अतिवादी बता दिया क्योंकि हत्या करी थी किसकी, महात्मा गांधी की, तो उसके पाप तो धुल गए। किसके? नाथूराम गॉडसे के पाप धुल गए हैं। अच्छा, आपने दूसरी तरफ भगत सिंह को अतिवादी बताया, तो अब क्या हो गया कि आपने एक तरफ गांधी को भी डिफेंड कर लिया है, एक तरफ नाथूराम गॉडसे को भी डिफेंड कर लिया है, एक तरफ आपने क्या कर दिया है, जो भगत सिंह है उसको अतिवादी बता दिया है। ये सारा का सारे जो कूटकृत्य किया गया है, ये सारा का सारा वामपंथियों के द्वारा सेट किया गया है। ऐसे नैरेटिव चलाए जा रहे हैं आज के समय में भी। तो हाँ जी जी, वामपंथियों का गांधी के साथ में जो उस समय का बिहेवियर है, मैं डॉक्यूमेंट शेयर करूँगा कि किस तरह से मैंने चर्चा भी की है जो उसको लिखना पड़ा गांधी को, उसमें कांग्रेस के महासचिव। और वही नहीं, JNU का विषय है, एक समझौते के साथ कि आप एकेडमी चलाओ, मैं पॉलिटिक्स में देखूंगा। हाँ, ये सब चीज़ें हैं। दूसरी बात जो वामपंथियों के लिए है सबसे समझने के लिए इम्पोर्टेंट, वो ये है कि 90 के पहले ना तो वामपंथियों के टीचर में भगत सिंह थे, ना डॉक्टर अम्बेडकर थे। आखिर 90 के बाद में ऐसा क्या हुआ, आपको ध्यान में आएगा कि एक अव्वा खड़ा किया गया था। इक्वलिटी का जो थ्योरी है वो वामपंथियों का, हम इक्वलिटी लाएंगे, जस्टिस लाएंगे, ऐसा चलाया गया वर्षों तक। परंतु जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उनका मॉडल ऊपर थे, तो अपने आप को डिफेंड करने के लिए कोई चाहिए, तो इसके लिए अपने पास तो कोई था नहीं इनका वो आगे कर सके। तो उन्होंने क्या शुरू किया, संघ का कोई योगदान नहीं था, जबकि आज पब्लिक डोमेन में है कि डॉक्टर हेडगेवार आदित्य संचालक जी स्वतंत्रता आंदोलन के टाइम पे कांग्रेस के अधिवेशन को पूरा ऑर्गेनाइज करने वाले वो थे। इस तरह से जंगल सत्याग्रह किया सब कुछ, और तो तक छुपाने के बाद भी आज सबके सामने है। उनके पास कोई था नहीं ऐसा, वो करें तो क्या करें। तो इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर भी आ गए। अम्बेडकर को इलेक्शन हराने वाले कौन लोग थे। एक चीज़ और बोलता हूँ कि ये बामन मेश्राम का बात है, तो ऐसे लोग उस समय भी थे, और अम्बेडकर ने उस समय बहुत चेताया भी था उनको, मत जाओ उधर। एक चिट्ठी भी है, आप मेरे पास है, मैं शेयर कर सकता हूँ, तो उसमें वो लिखते हैं कि जो लोग चले गए हैं उधर वो स्वर्ण हिंदुओं से नाराजगी के कारण धर्म परिवर्तन ना करें, बल्कि मौका मिले तो भारत आ जाए। परंतु आज वही लोग जो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे राजनीति करते हैं, वो ये का विरोध में उतरते हैं। और जो उस समय अम्बेडकर को बात को नहीं समझते और गए, उस समय वो भी बड़े लीडर थे, उनका बाद में क्या हुआ वो भी सबको पता है। हाँ, ये क्योंकि
मंडल जी को लेके बड़ा मतलब वो रहता है। अच्छा ये ना आज के वामपंथी जो कि बहुजनवाद में घुस गए हैं, उनके साथ ये समस्या है। जो जैसे आप दिल्ली का एक प्रोफेसर है, आप जानते होंगे, मंडल है वो भी, उसका भी कमंडल बड़ा हिला हुआ है। हाँ, डीसी हैं, डीसीजी हैं, वाशिंगटन डीसी जाएंगे लगता है ऐसा उनका, ये बड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उनका बहुत ज़्यादा है। तो उनका भी यही रवैया है। तो मैंने एक दिन उनको ना ट्विटर पे ऐसे ही बोल दिया था कि भाई एक बार मंडल जी जो 1947 में चले गए थे, उनके साथ भी थोड़ा सा उनकी भी तो चर्चा कीजिए। तो उन्होंने मेरे को ब्लॉक किया हुआ है ट्विटर में। मैं इतना बड़ा सेलिब्रिटी बन गया था उस दिन, तो मैं जानता नहीं हूँ। फेसबुक पे उन्होंने मेरे को ब्लॉक किया हुआ है। मैं हालांकि कभी कभी दूसरी आईडी से उनको देखते रहता हूँ कहाँ पहुँचे हैं। आजकल थोड़ा सा नरम रवैया है, लेकिन आप देखें तो जो वास्तव में अम्बेडकरवाद है, उसके अंदर वामपंथ और इस्लाम, जो कि कट्टरवादी इस्लाम, जो यहाँ का नहीं है। यहाँ का तो है, मतलब हम जानते हैं कि कौन कौन सी मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसको ज़्यादा बहुमत मिला था, कौन कौन सी जगह थी। आप कहिए तो सही कि हम बाई चॉइस हैं, लेकिन हम जानते हैं कि आप किस तरह से यहाँ पे रह रहे हैं। वो सारा चर्चा का विषय आगे बनता रहेगा। इस चीज़ों में हम बाकी चर्चाएं करते रहेंगे, लेकिन मेन मुद्दा ये था कि कैसे जो भारतीय भारतवाद था, उसमें काम करने वाले लोगों के लिए कैसे नैरेटिव सेट किया गया, कैसे नकारात्मकता लाई गई। गांधी के ऊपर भी इन्होंने कई मतलब टिप्पणियां की हैं लेफ्टिस्टों ने, क्योंकि उसका कारण ही यही था कि एक गांधी को आप कुछ भी कहें, लेकिन एक हिंदुत्ववादी, प्रखर हिंदुत्ववादी, जिसने कभी कहीं पे शर्म से नहीं कहा कि भाई मैं हिंदू नहीं हूँ। गांधी ने हिंदू हूँ कहा है, गांधी ने सनातनी हूँ कहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि गांधी को मैं इसलिए अच्छा मानता हूँ क्योंकि उन्होंने समाज को टूटने नहीं दिया। समाज को टूटने नहीं दिया इन द सेंस कि अगर पूना पैक्ट नहीं होता तो भारत के उसी टाइम 3 टुकड़े हो चुके होते। एक दलितिस्तान, एक जो पाकिस्तान बन गया है, और एक भारत। और दलितिस्तान जब बनता तो उसके साथ साथ फिर खालिस्तान की प्रॉब्लम तो अभी और भी तेज हो जाती, क्या पता खालिस्तान और अलग बन जाता और नॉर्थ ईस्ट की अलग प्रॉब्लम बन जाती। लेकिन गांधी जी की बदौलत से आप ये कहिए कि भले ही एक छोटी गलती हो गई हो, लेकिन एक बड़ा सा जो राष्ट्र हमारा अभी भी जीवित है, ये गांधी जी की एक प्रमुख देन रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ठीक है, आज की चर्चा यहीं पे समाप्त करते हैं। जी भाई साहब, जी जी ये अच्छा प्रयास है आपका। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और संगठित करने की आवश्यकता है। और मेरा मानना है, मैं परसों रिपब्लिक टीवी ये देख रहा था जी, तो उसमें आप देखिए यूट्यूब में वो